ये करीबी शैतानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर स्टडीइंग अबाउट द ऑटोरिफ। इसको हम ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर भी कहते हैं, ऑटो रिफ्रैक्टर भी कहते हैं, ऑप्टोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ऑटो रिफ्रैक्टर क्या होता है। ये देखिए, ये हमारे पास ऑटो रिफ्रैक्टर है। ठीक है, इसको हम ऑप्टोमीटर भी बोलते हैं। तो द रिफ्रैक्टोमीटर इज एन ऑब्जेक्टिव मेथड टू फाइंड आउट द एरर ऑफ द रिफ्रैक्शन। ऑटो रिफ्रैक्टर से या रिफ्रैक्टोमीटर से हम क्या कर सकते हैं कि पेशेंट को जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली का क्या मतलब है कि पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर हम फाइंड आउट करें विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ द पेशेंट, विदाउट द इनपुट ऑफ फ्रॉम द पेशेंट। यानी कि पेशेंट से हम नहीं पूछेंगे कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, या फिर पेशेंट की कोऑपरेशन हमें नहीं चाहिए होगी इसमें। जस्ट चिन रेस्ट पे चिन पुट करेगा पेशेंट और हेड रेस्ट पे हेड पुट करेगा। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे जो पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ऑब्जेक्टिव मेथड इसको बोलते हैं। इसके ऑपोजिट जो दूसरा वर्ड होता है वो है सब्जेक्टिव मेथड। सब्जेक्टिव मेथड का ये मतलब है कि सब्जेक्ट की जो कोऑपरेशन है वो चाहिए होगी। सब्जेक्ट कौन होता है हमारे पास? पेशेंट। पेशेंट सब्जेक्ट है। जब हमारे पास स्नेलन चार्ट वगैरह से हम विजुअल एक्टिविटी ले रहे होते हैं तो पेशेंट से पूछते हैं कि आपको जो लेटर है वो दिखाई दे रहा है, तो वो कौन सा लेटर है वो आप प्रोनाउंस करके दिखाएं, जैसे A B C D। तो ये पेशेंट हमें बता रहा होता है। तो ये सब्जेक्टिव मेथड है कि पेशेंट का इनपुट हमें रिक्वायर होता है ड्यूरिंग दी टेस्ट। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो हमारे पास ऑटो रिफ्रैक्टर है उसको रिफ्रैक्टोमीटर, ऑप्टोमीटर और ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्टोमीटर भी बोलते हैं। ये इमेज है हमारे पास ऑटो रिफ्रैक्टर की। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ये डिस्प्ले स्क्रीन है। यहाँ पर आई दिखाई दे रही होती है, हमने फोकस करना होता है। ये जॉयस्टिक है, इससे एडजस्टमेंट वगैरह की जाती है। और ये बैक साइड है जहाँ पर हेड रेस्ट और चिन रेस्ट होता है और पेशेंट ने अंदर टारगेट को देखना होता है। हिस्ट्री क्या है इसकी? हमारे पास बहुत सारे जो अटेम्प्ट्स थे वो हुए थे 200 साल तक कोई ऐसा ऑटोमेटिक प्रोसेस इन्वेंट करने के लिए कि रिफ्रैक्शन जो है वो की जाए सक्सेसफुली, लेकिन इतनी सक्सेस नहीं हो रही थी। अभी रिसेंटली 30 इयर्स अगो एक मेथड इन्वेंट किया गया यही कि जिससे रिफ्रैक्टिव स्टेटस जो है वो ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइन कर सके ऑटोमेटिकली, और जिसका जो रियलेबिलिटी वगैरह है वो भी एक्सेप्टेबल हो। तो तब जाके ऑटो रिफ्रैक्टर जो है वो इन्वेंट हुआ। अच्छा, शाइनर प्रिंसिपल। शाइनर प्रिंसिपल डिस्कवर किया था शाइनर ने 1619 में। उसने कहा था कि जो हमारे पास पेशेंट का फोकस्ड है, जिस पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं पेशेंट, वो हम जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। किस तरह से? अगर हम उसके प्यूपल के आगे जो डबल पिन होल अपर्चर्स है वो प्लेस कर दें। इसमें क्या होता था कि उसने एक शाइनर जो शाइनर था उसने एक डिस्क ली थी जिसमें दो अपर्चर बने हुए थे, उसको हम शाइनर डिस्क बोलते हैं। ठीक हो गया। इस डिस्क में क्या होता था कि डिस्क पेशेंट की आई के आगे रख दी जाती थी और पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पेशेंट देख रहा है वहां से आके उसकी आई में जाती थी, लेकिन रिड्यूस बंडल ऑफ लाइट जाता था क्योंकि उसकी आई के आगे हमने शाइनर डिस्क रख दी थी जिसमें दो स्मॉल पिन होल्स थे। ठीक हो गया, दो अपर्चर थे। तो इससे क्या होता था कि इस प्रिंसिपल में क्या हुआ कि जब लाइट अंदर जाती थी तो इससे हमें पता चलता था कि पेशेंट जो है वो आया इमेट्रोपिक है या एमेट्रोपिक है। अगर लाइट जो है वो जाए और सिंगल फोकस दे पेशेंट के रेटिना पे तो वो इमेट्रोपिक पेशेंट होगा। लेकिन अगर पेशेंट को दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स दिखाई दें या दो स्पॉट्स उसके रेटिना पे फॉल करें तो इसका मतलब है कि वो एमेट्रोपिक होगा, या तो ई में मायोपिक होगा या फिर हाइपरमेट्रोपिक होगा। तो इस तरह से जो शाइनर डिस्क है जिसमें दो प्यूपल साइज के पिन होल या अपर्चर मौजूद होते हैं वो पेशेंट के प्यूपल के आगे रख दिया जाता है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वो टारगेट करता है, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो उसका टारगेट होता है जिसपे पेशेंट देखता है। और रेज ऑफ लाइट जो है पैरेलल वो आई के अंदर जाती है उन होल से रिड्यूस बंडल्स की फॉर्म में, या तो फिर वो फोकस होंगी सिंगल फोकस पॉइंट ऑन द रेटिना ऑफ द पेशेंट पे, या फिर दो स्पॉट
फाल होंगे उसके रेटिना के ऊपर। अगर सिंगल पॉइंट उसको दिखाई देता है पेशेंट को, तो इसका मतलब है कि वो इमेट्रोपिक है। इमेट्रोपिक मीन कि उसकी आई में कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं मौजूद, ठीक है, वो नॉर्मल है, उसकी आई साइट ठीक है। लेकिन अगर वो इमेट्रोपिक है, अगर उसकी आई में मीन टू से रिफ्रैक्टिव एरर मौजूद है, तो उसको दो स्पॉट्स दिखाई देंगे अपने रेटिना के ऊपर, यानी कि पेशेंट को दो इमेजेस दिखाई देंगी। यहाँ पर ये देखें, ये जो है ये हमारे पास शाइनर डिस्क है जिसमें दो हमारे पास अपर्चर या होल्स मौजूद हैं, ठीक हो गया। ये एक एमेट्रोपिक आई है, यानी कि इसमें हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो मौजूद है। तो जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को आई देख रही है तो उससे पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी और रिड्यूस्ड बंडल्स की फॉर्म में इन अपर्चर्स से होती हुई आई के अंदर जाएंगी प्यूपल के जरिए, और यहाँ पर डबल रेटिनल इमेजेस देखे बन रही है, एक रेटिना के ऊपर एक रेटिना से आगे। तो ये मायोपिक पेशेंट हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि शाइनर डिस्क के जरिए कि पेशेंट को रिफ्रैक्टिव एरर है या नहीं है। इसी तरह से शाइनर डिस्क हम कहते हैं कि ये सिंपल मेथड है रिफ्रैक्टिव एरर को डिटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर सिंपली कहने का मकसद ये है कि शाइनर प्रिंसिपल 1619 में शाइनर ने दिया था। उसने एक शाइनर डिस्क यूज की थी जिसमें दो होल्स थे, और वो जो अपर्चर वाली डिस्क थी वो पेशेंट की जो प्यूपल था उसके आगे रख दी थी उसने, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट उसको दिया था टारगेट के देखो इसको, तो उससे पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई के अंदर गई थी उसी अपर्चर से होके। तो अगर पेशेंट की रेटिना पे सिंगल इमेज बन रही थी तो वो नॉर्मल आई थी उसकी, उसमें कोई डिफेक्ट एरर नहीं था, वो इमेट्रोपिक था, ठीक है। लेकिन अगर उसकी जो रेटिनल इमेजेस थी वो दो पड़ रही थी उन डिस्क की वजह से, तो उसको रिफ्रैक्टिव एरर था, वो इमेट्रोपिक पेशेंट था, ठीक हो गया। तो ये इस प्रिंसिपल को बोलते हैं शाइनर प्रिंसिपल। ये सिंपल मेथड है रिफ्रैक्टिव एरर को क्या करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये एक इमेट्रोपिक आई है। जब हमारे पास पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई के अंदर जाती हैं तो हमारे रेटिना के ऊपर फोकस होती हैं। लेट सपोज मैं हूँ एक चेयर को देख रही हूँ और हमारे पास पैरेलल रेज ऑफ लाइट चेयर से आके मेरी आई के अंदर जा रही है और मेरी रेटिना के ऊपर जो है वो यहाँ पर फोकस हो रही है। अब क्या होगा कि जब हम लोग शाइनर प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे और यहाँ पर डिस्क रखेंगे शाइनर जिसमें दो होल्स मौजूद हैं, तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आके रेटिना के ऊपर ही पड़ेंगी अगर मेरी आई जो है वो इमेट्रोपिक है, उसमें रिफ्रैक्टिव एरर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मेरी आई के अंदर रिफ्रैक्टिव एरर मौजूद है, या तो मैं मायोपिक हूँ या फिर हाइपरोपिक हूँ, तो जब मैं प्लेसिडो डिस्क सॉरी शाइनर जो डिस्क है वो प्लेस करूंगी आई के आगे, तो मेरे पास जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट हैं वो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग इनटू अ सिंगल और अ शार्प रेटिनल इमेज ऑनटू द रेटिना के बजाय दो शार्प इमेजेस बनेंगी, ठीक हो गया। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक यहाँ पर पॉइंट बन रहा है और एक यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पर आगे की तरफ बन रहा है। तो इसमें हमारे पास दो इमेजेस बन रही हैं जब हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर मौजूद है, लाइक दिस इन मायोपिक आई। और हाइपरोपिक आई में भी इसी तरह से होगा कि जब शाइनर डिस्क प्लेस करेंगे आई के आगे, तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट जब आई के अंदर जाएंगी तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन इमेज टू इमेजेस बनेंगी, उस पेशेंट को दो इमेजेस दिखाई देंगी। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि आई जो है वो इमेट्रोपिक है या हाइपरोपिक है। यहाँ पर ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर मीटर व्यू दिखाई दिया गया है। ये एग्जामिनर है, ये पेशेंट है जिसने चिन रेस्ट पे चिन रखी हुई है और हेड रेस्ट पे हेड रखा हुआ है, ठीक है, और ये जॉय स्टिक से फोकस बराबर करके सेट करके, और इसका जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले स्क्रीन पर डिटरमाइन कर रही है। फिक्सेशन टारगेट इसमें कुछ इस तरह से होता है कि जब पेशेंट यहाँ पर इस ऑटोरिफ के अंदर देखता है तो उसको एक टारगेट दिया जाता है। उस टारगेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो आपको एक दूर टारगेट दिखाया जाता है, एक आउटडोर सीन दिखाया जाता है जिसमें जो टारगेट है वो तो क्लियर होता है लेकिन जो उसकी पेरिफेरीज होती हैं वो ब्लर दिखाई की हुई होती हैं। ऐसा सेटअप किया हुआ होता है कि ब्लर दिखाई देगी। कुछ एनिमेशन भी हो सकती हैं, पिक्चर्स भी हो सकती हैं, जैसे कि इस व्यू में आपको दिखाई दे रहा है कि कोई एक रोड है और वो जा रहा है एक हाउस की तरह, और साइड पर ये कोई गार्डन वगैरह है या इसको खेत वगैरह कह सकते हैं। तो ये हाउस जो है ये तो क्लियर है, बट जो आउटसाइड इसका व्यू
है जो पेरिफेरी है वो ब्लर दिखाई दे रही है। तो ये सेटअप इसलिए इस तरह से बनाया गया है, ये जो हमारे पास विजुअल फिक्सेशन टारगेट्स हैं ये इस तरह से इसलिए बनाए गए हैं ताकि पेशेंट की जो एकोमोडेशन है वो रिलैक्स रहे, और एकोमोडेशन रिलैक्स होते हुए जो एग्जामिनर है उसका रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो मेजर कर ले। फोगिंग, फोगिंग का क्या मतलब होता है कि एकोमोडेशन को रिलैक्स करवाया जाए। तो जब हम लोग ऑटो रिफ करते हैं तो ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन है, तो इससे पहले जो है एकोमोडेशन को रिलैक्स करवाया जाता है। रिलैक्स करवाने के लिए क्या मतलब है कि ये टारगेट जो दिखाया जा रहा है वो थोड़ा ब्लर दिखाया जाता है उसको फोगिंग लेंस के जरिए से, ताकि जो उसकी एकोमोडेशन है वो रिलैक्स रहे। ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर जो है वो करंटली जो यूज हो रहा है उसमें ये है कि रिफ्रैक्शन से पहले ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारे पास, ठीक हो गया। यानी सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन पे जाने से पहले आजकल मोस्ट कॉमनली जो यूज हो रहा है वो ऑटो रिफ यूज किया जाता है। ये एज अ स्टार्टिंग पॉइंट काम करता है ताकि हमारे पास ऑब्जेक्टिवली रिजल्ट आ जाए, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन हम लोग स्टार्ट करें। मोस्ट कमर्शियली अवेलेबल ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर टुडे कम विद एन इनबिल्ट ऑटोमेटेड कैरेटोमीटर नोन एज ऑटो कैरेटो रिफ्रैक्टोमीटर। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर के साथ हमारे पास आजकल कमर्शियली अवेलेबल ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर्स इस तरह से भी हैं कि उनमें कैरेटोमीटर को भी उन्होंने बिल्ड किए हुए ताकि कैरेटोमेट्री भी उसी ऑटोरिफ के जरिए से कर सकें, जो कॉर्नियल पावर वगैरह जो है मेजरमेंट वो भी कर सकें। इसके अलावा जो कॉर्नियल टोपोग्राफर्स वगैरह हैं वो भी हम लोग आजकल के ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर से ले सकते हैं, क्योंकि उनमें भी ये सिस्टम आजकल इंस्टॉल किया गया है। फिर हमारे पास ये बता रहे हैं कि ये इस टाइप का हमारे पास ऑटोरिफ है जिसमें कॉर्नियल टोपोग्राफर्स वगैरह भी मौजूद हैं, जिससे हम कॉर्नियल टोपोग्राफी वगैरह कर सकते हैं, और करेटोमीटर का भी इसमें सिस्टम वो होता है, तो इस वजह से इसको ऑटो करेटो रिफ्रैक्टोमीटर भी हम कह सकते हैं। फीचर्स क्या है कि विंडो से ऑटो रिफ से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ऑटो रिफ हमें क्विकली गिव करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट का स्फेयर है, सिलेंडर है विद एक्सिस, और इंटरव्यूलर डिस्टेंस वगैरह क्या है, ठीक हो गया। सिलेंडर हम लोग स्टिग्मेटिज्म वगैरह की जो करेक्शन है उसके लिए देते हैं, और स्फेयर जो है वो सिंपल जो रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं लाइक हाइपरोपिया और इसके अलावा मायोपिया वगैरह हो गया, ठीक हो गया। तो सिलेंडर जब देते हैं तो उसके साथ एक्सेस भी ज़रूरी होते हैं कि किस एक्सेस पे देना है हमें, 90 पे 180 पे, तो ये बात बताता है ऑटो रिफ, ठीक हो गया। और ये गुड अल्टरनेटिव है हमारे पास रेटिनोस्कोपी का, यानी कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा बिजी प्रैक्टिस है तो फिर आप ऑटो रिफ से मेजर कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ द पेशेंट। अब ऑटो रिफ जो है हमारे पास किन किन पेशेंट्स में हम कर सकते हैं, जिसको मायोपिया हो, हाइपरमेट्रोपिया हो, एस्टिग्मेटिज्म हो, प्रेसबायोपिया हो, या ग्लास प्रिस्क्रिप्शन वगैरह, कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्रिप्शन, और ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑप्टोमेट्रिस्ट और थर्मोलॉजिस्ट के लिए, ठीक हो गया ये। तो इन सब के बारे में हमारे पास ऑटोरिफ से हम मेजर कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव एरर वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो पीडियाट्रिक रिफ्लेक्शन वगैरह होती है बच्चों में भी कर सकते हैं हम लोग, और जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनको अगर प्रिस्क्राइब करनी है ग्लासेस वगैरह तो उनके लिए भी हम लोग ऑटोरिफ वगैरह से नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं कि जो डिसेबल पेशेंट्स होते हैं मेंटली उनका हम ऑटोरिफ नहीं कर सकते, और जिनमें पोस्चरल प्रॉब्लम्स वगैरह उनमें भी नहीं कर सकते, या फिर किसी की आई में ट्रॉमेटिक इंजरी वगैरह हो उन पेशेंट्स में भी हम लोग नहीं कर सकते ऑटो रिप। आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस हो, यानी कि आर्टिफिशियल कोई पार्ट जो लगाया जाता है तो उसमें नहीं कर सकते, ठीक हो गया। वेरी स्मॉल चिल्ड्रन में नहीं कर सकते, इतना छोटा बच्चा है तो चिन रेस्ट वगैरह और हेड रेस्ट वगैरह पे कैसे एडजस्टमेंट होगी, और वो पेशेंट जिनमें एकोमोडेशन एनॉमलीज वगैरह है तो उनमें भी नहीं कर सकते, या ज़्यादा एग्रेसिव हो गई या फिर कुछ भी मसला हो गया तो ऐसे पेशेंट्स में भी हम लोग ऑटोरिफ से मेजरमेंट नहीं कर सकते उनके रिफ्रैक्टिव एरर वगैरह की। कॉम्प्लिकेशंस इसकी ये है कि एक तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द रेटिनोस्कोप, हो गया, ठीक हो गया। इसके अलावा जो हाई रिफ्रैक्टिव एरर हो उनमें भी हम लोग ये नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता, और फिक्सेशन का भी मसला होता है, पुअर फिक्सेशन होती है बिकॉज पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली क्या कर रहा होता है, ब्लिंक कर रहा होता है, जिसकी वजह से प्राइमरी पॉइंट पर फिक्स करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। मीडिया ओपेसिटी, जैसे कि अगर आपके पास कॉर्नियल ओपेसिटी हो, कैटरेक्ट वगैरह हो, टेरिजियम हो, ये डिजीजेज है ना आई की, तो इनमें भी हम लोग ऑटोरिफ वगैरह नहीं कर सकते।
हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो ऑटोरिफ हैं वो मौजूद होते हैं, जैसे सेमी ऑटोमेटेड हो गया, फुली ऑटोमेटेड हो गया, पोर्टेबल रिफ्लेक्टोमीटर और ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर वगैरह। ये हमारे पास पोर्टेबल ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर यानी कि हैंड हेल्ड है, हम अपने साथ ला लेके जा सकते हैं यहाँ वहाँ। ठीक हो गया। इसके अलावा जो ऑटो रिफ की यूजेस हैं वो क्या है कि व्हाट इज डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो रिफ्लेक्टिव एरर के साथ साथ। इंटरपिपुलरी डिस्टेंस यानी कि एक सेंटर ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई से दूसरे आई के सेंटर ऑफ द प्यूपिल तक डिस्टेंस मेजर कर सकते हो आप। और मोड को चेंज भी कर सकते हो। इसमें ऐसा सिस्टम है कि अगर आपकी फेक इकाई है या सीरो फेक इकाई है या फेक इकाई है, फेक इकाई जिसमें आपका नेचुरल लेंस मौजूद होता है, फेक इकाई जिसमें लेंस एब्सेंट होता है, ठीक हो गया। और सीरो फेक इकाई जिसमें हम लोगों ने आईओएल जो है ब्लांट किया होता है, जिसको फॉल्स लेंस बोलते हैं, ठीक है, इंट्राओकुलर लेंस। तो उसके मुताबिक हम लोग उसका मूड भी चेंज कर सकते हैं। लिमिटेशंस भी हैं हमारे पास ऑटोरेफ की। जहाँ पर इसके इतने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं उसमें ये भी है कि लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि ये हमारे पास नियर रिफ्लेक्शन नहीं करके देता, ठीक हो गया। और दूसरी बात ये कि जो रूम की इल्यूमिनेशन वगैरह वो भी रीडिंग में जो है वो इफेक्ट दे सकती हैं, तो इसलिए रूम को डार्क करना ज़रूरी होता है। ऑटो रिफ्लेक्टर के साथ हमें और क्या क्या प्रॉब्लम फेस आती है जब हम लोग मेजरमेंट ले रहे होते हैं। तो अलाइनमेंट प्रॉब्लम ज़्यादातर आ जाती हैं, क्योंकि पेशेंट को इतना नहीं पता होता कि किस तरह से चिन रेस्ट पे चिन वो करना है, प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करनी है, और हेड किस तरह से हेड रेस्ट पे एडजस्ट करना है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और पेशेंट इतना कोऑपरेटिव नहीं होता। इरेगुलर स्टिग्मेटिज्म में थोड़ी प्रॉब्लम होती है एक्सेस चेंज वगैरह की। और इसके अलावा जो हमारे पास इरेगुलर कॉर्निया होता है तो उसमें मायर्स भी इरेगुलर आते हैं, जैसे कि टेरिजियम हो गया, कॉर्नियल ओपेसिटी और कैटोकॉनस वगैरह में फिर इतनी अच्छी हमारे पास जो रीडिंग्स है वो नहीं आती। और कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी में भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो थैंक यू सो मच for watching. If you like this video, then kindly share with your friends, like, comment, and subscribe my channel. And stay tuned with us for more videos. Thank you so much. Allah Hafiz.